अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने डिस्कस किया था कि आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं, आइगन स्पेस कैसे निकालते हैं, क्या होती है। तो वो चीज़ें मैंने डिस्कस की हुई थी। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं मार्कऑफ चेन का एक क्वेश्चन कर लेता हूँ ताकि इसका कोई आइडिया हो जाए कि इस तरह के प्रॉब्लम को किस तरह कर सकते हैं। और इसके अलावा फिर डायगोनलाइजेशन पे जाएंगे। तो यही क्वेश्चन था, मैंने बुक से ली थी, डाइवर्सी लिखी। तो इस प्रॉब्लम को चलो करते हैं साथ। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि अच्छा, पहले मार्कऑफ चेन ये क्या होती है। मार्कऑफ चेन मतलब ये मॉडलिंग के लिए यूज़ होती है। ये मार्कऑफ चेन एक सीरीज ऑफ प्रोबेबिलिटी वेक्टर्स होती है और इसमें एक स्टोकास्टिक मैट्रिक्स भी होती है। तो मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं ये भी क्वेश्चन का एक पार्ट ही है। तो मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो इस प्रॉब्लम के थ्रू मैं वो बताता जाऊँगा। तो ये क्वेश्चन है, द वेदर इन कोलंबस इज आइदर गुड, indifferent or bad or any other or bad on any given day. If the weather is good today, there is a 40% chance it will be good tomorrow, a 30% chance it will be indifferent, and a 30% chance is it will be bad. If the weather is indifferent today, there is 50% chance it will be good. अच्छा, यहाँ पे तीन जो वेरिएबल हैं वो तीन ही हैं, गुड, बैड और इंडिफरेंट। और यहाँ पे देन कौन से हैं, टुडे एंड टुमारो। तो चलो साथ साथ मैट्रिक्स भी बनाते जाएंगे। तो हाँ, यहाँ पे मैट्रिक्स क्या बन जाएगी। अच्छा, मैट्रिक्स को पहले टेबल से बना दें। तो बात हो रही है वेदर की, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। एक मिनट, ज़्यादा ही जूम हो गया। तो टुडेज वेदर, तो टुडे के वेदर क्या क्या पॉसिबिलिटी, गुड, डिफरेंट, बैड। और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ गुड, इंडिफरेंट, बैड। और ये कौन सी वेदर है, टुमारोज। तो इसका डेटा पुट करते हैं। तो यहाँ पे हेलो अब्दुल मुइस, अच्छा, तो यहाँ पे डेटा पुट करते हैं। तो पहले क्या डेटा गिवन है कि इफ़ द वेदर इज़ गुड टुडे देयर इज़ 40% चांस इट विल बी गुड टुमारो। तो आज की जो गुड ये वाली होगा यहाँ पे 40%, क्योंकि टुमारो भी गुड ही होगा, ये चांसेस बता रहे हैं, प्रेडिक्शन बता रहे हैं। और इसके बाद 30% चांस इट विल बी इंडिफरेंट, 30% चांस इट विल बी इंडिफरेंट। तो 30, अच्छा यहाँ पे इसको पॉइंट्स में लेके लिखते हैं, ज़्यादा बेहतर होगी। 0.4, यहाँ पे 0.3 आ जाएगी। इफ़ द वेदर इज इंडिफरेंट टुडे देयर इज 50% चांस इट विल बी गुड टुमारो। 50%, यहाँ पे 50 आ जाएगी, तो यहाँ पे 0.5 लिख लेता हूँ। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ये स्टोचैस्टिक मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे जो इनका प्रोबेबिलिटीज़ की जो सम है अप टू डाउन, ये क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0.3 आ जाएगा। अच्छा, अगर गिवन नहीं है तो फिर हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, गिवन है तो वही लिख लेते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट इसके बाद क्या है, 20% चांस इट विल बी इंडिफरेंट। आज इंडिफरेंट है तो तुम्हारा भी इंडिफरेंट होगी, तो ये 0.2 हो गई। और इसी तरह यहाँ पे ये आ जाएगी फिर 0.3, क्योंकि टोटल सम 1 आनी चाहिए। और यहाँ पे हो जाएगी फाइनली इफ द वेदर इज बैड टुडे
देयर इज 30% चांस इट विल बी इक्वल टू 0.3 यहाँ पे आ गया, और इसके बाद यहाँ पे 20 एंड 30% चांस इट विल बी गुड टुमारो, और लिख लिया 40% इट विल बी इंडिफरेंट 0.4, यहाँ एंड में क्या आ जाएगा 0.3 आएगा। तो ये मैट्रिक्स बन गया हमारे पास। अच्छा, इसको मैट्रिक्स नहीं, ये मैंने टेबल बना दिया। अगर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाह रहे हो तो इसकी मैट्रिक्स फॉर्म ये इस तरह कुछ बनेगी। 0.4 इसी की मैट्रिक्स ही बनी है, बस इसी कोई खास तो नहीं है। 0.3 0.3 0.2 0.4 0.3 0.3 और 0.3, ये मैट्रिक्स बन गई। तो बेसिकली इसको मैं नाम देता हूँ पी का। तो क्वेश्चन का जो पार्ट 1 था वो यही मैट्रिक्स का पूछ रहा था कि व्हाट इज द स्टोकास्टिक मैट्रिक्स फॉर दिस सिचुएशन। तो ये स्टोकास्टिक मैट्रिक्स बन गई हमारी। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सपोज देयर इज a 50% चांस ऑफ गुड वेदर टुडे एंड 50% चांस ऑफ इनडिफरेंट वेदर। अच्छा, व्हाट आर द चांसेस ऑफ बैड वेदर टुमारो। 50-50। तो हमारे पास एक आज की वेदर हमें गिवन है कि आज की प्रोडिक्शन ये बता रहा है कि अगर इसको एक्स नॉट का नाम दे दूँ, कितने परसेंट चांसेस हैं कि आज गुड आज वेदर गुड हो जाएगी 0.5, आज इंडिफरेंट होगी 0.5, और यहाँ पे 0 आ जाएगा क्योंकि सम इसका क्या आना चाहिए, 1 आनी चाहिए। अच्छा, तो यहाँ तक सही है, क्लियर है। इसके बाद क्या है, हमें प्रेडिक्ट करनी है कल की। तो इसके लिए क्या करेंगे, अच्छा मार्कअप चेन में क्या होता है, अगर ये चीज़ गिवन है, अच्छा सॉरी पी नहीं, एक्स +1 इक्वल्स टू पी एक्स के, मतलब अगर नेक्स्ट की मालूम करनी हो तो फिर एक्स को जो स्टोकास्टिक मैट्रिक्स है, इनिशियल कंडीशन को स्टोकास्टिक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद अगली वो आ जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास जो x1 जो मुझे निकालना है कल की प्रेडिक्शन, वो बेसिकली क्या होगी, p टाइम्स एक्स नॉट। तो मैंने मेरे पास p भी है एक्स नॉट भी है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करनी है। इसको जूम आउट कर लेता हूँ थोड़ा। तो p मेरे पास है 0.4 0.5 0.3, यहाँ पे 0.3 0.2 0.4 फिर 0.3 0.3 और 0.3, और इसके साथ जो मैट्रिक्स आएगा 0.5 0.5 या 0 ही आएगा। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, ये x1 है, जब मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसको बेसिकली इस तरह करोगे कि 0.5 टाइम्स फर्स्ट वेक्टर 0.4 0.3 0.3 प्लस यहाँ पे 0.5 इंटू टू दूसरा वेक्टर 0.5 0.2 और 0.3, तो थर्ड 0 है तो उसको 0 ही आएगा। इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद जो वैल्यू आ रही है मेरे पास वो आ रही है 0.45 यहाँ पे आ रही है, और यहाँ पे 0.25 और 0.3, सही है। तो इससे क्या पता लग रहा है कि देयर आर 45% chance that the weather will be good tomorrow, 25% chance that the weather will be indifferent, and 30% chance that the weather will be bad। बेसिकली यही बैड वाली हमें फाइंड करनी थी। तो वो प्रोबेबिलिटी क्या है, 30%, ठीक है। 30% चांसेस हैं कि कल जो वेदर है वो बैड हो जाएगी, सही है। तो ये इस तरह हो गया। इसके बाद का जो क्वेश्चन है, सपोज द प्रेडिक्टेड वेदर फॉर मंडे इज 60% इंडिफरेंट एंड 40% बैड, व्हाट आर द चेंजेस फॉर गुड वेदर इन वेडनेसडे। अच्छा, मंडे का है, हमें वेडनेसडे का फाइंड करना है। अभी ये जो स्टोकास्टिक से हमें क्या मिल रही थी, आज का है तो कल का मिल रहा था हमें,
अगर मतलब मंडे का डालेंगे तो ट्यूसडे का मिलेगा। तो ट्यूसडे की जो वैल्यू आएगी उसको अगर फिर से यही प्रोसेस करेंगे तो ट्यूसडे वाली वैल्यू पुट करने के बाद वेडनेसडे की वैल्यू मिल जाएगी, प्रोबेबिलिटी वेक्टर मिल जाएगी। तो इसके लिए बेसिकली 2 हमें स्टेप करने पड़ेंगे। तो वो क्या था, 60% इंडिफरेंट एंड 40% बैड। तो मतलब जो एक्स नाट है हमारी वो क्या है, गुड का तो 0 है, इंडिफरेंट 60% है 0.6 और 0.4 बैड की है। सही है। तो हमें फाइंड करनी है पहले x1 किसका होगा, ट्यूसडे की होगी। तो ट्यूसडे की प्रेडिक्शन क्या हो जाएगी, 0.4, 0.5, 0.3, यहाँ पे 0.3, 0.2, 0.4 और यहाँ पे 0.3, 0.3, 0.3 आ गई। एक साथ मल्टीप्लाई करनी है एक्स नाट जो कि है 0, 0.6 एंड 0.4। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पहले 0 को फर्स्ट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके, 0.6 को सेकेंड वेक्टर से, 0.4 है क्लियरली ज़रा लिख लो, 0.4 को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो उन सबको जब ऐड करेंगे तो जो वेक्टर आएगी वो बेसिकली x2 होगी। तो x2 आ रहा है मेरे पास 0.42, 0.28 और 0.3। तो ये मेरे पास प्रेडिक्शन आ गई ट्यूसडे की, लेकिन मुझे प्रेडिक्शन चाहिए वेडनेसडे की। तो मैं इस डेटा को यूज़ करके अगले दिन का निकाल लूँगा। तो अब जो मेरे पास x3 होगी बेसिकली x3 वेडनेसडे की प्रेडिक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे p आ जाएगा स्टोकास्टिक मैट्रिक्स जो कि 0.4, 0.5, 0.3, 0.3, 0.2, 0.4 और 0.3, 0.3, 0.3 और यहाँ पे 0, 0.6 और 0.4, सॉरी ये मैंने गलत लिख लिया। यहाँ पे एक्स नॉट नहीं होगी, एक्स, ये मैंने क्या लिख लिया, ये x2 नहीं है, ये x1 ही है, ये x1 ही है और ये जो मैं निकाल रहा हूँ ये x2 है, सॉरी ये x2 है। अच्छा, तो यहाँ पे x1 आ जाएगा, तो x1 मेरे पास क्या है 0.42 और 0.28 और 0.3। अच्छा, जब इनको मल्टीप्लाई कर लूँगा तो इनका जो रिज़ल्ट आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास, इसने मैंने कैलकुलेट की हुई है, तो वो आ रहा है 0.398 और 0.302 और उसके बाद 0.3। तो ये मेरे पास प्रेडिक्शन आ गई वेडनेसडे की जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था। तो क्वेश्चन में ये था कि गुड होने के चांसेस कितने हैं वेडनेसडे को, तो वो मेरे पास आ रही है 39.8% चांसेस हैं कि वेडनेसडे को जो वेदर विल बी गुड ऑन वेडनेसडे। तो ये वेडनेसडे की प्रेडिक्शन हो गई। अच्छा, यहाँ पे जैसे जब कोई सीक्वेंस का निकालना हो तो ऐसे करेंगे। अच्छा, एक और काम करते हैं, तो एक और अगर इसकी हम वैल्यू निकालना मैं चाहूँ, अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ तक ख़त्म हो गया। क्वेश्चन में यही पूछा था कि थर्ड जो पार्ट था कि वेडनेसडे का ही निकालना है, तो क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अभी क्वेश्चन से अलग हटके थोड़ा मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि अगर इसी को मैं कंटिन्यू करके ले चलूँ, जो वेदर को छोड़ो मैं जनरल एक ले रहा हूँ, अगर यही मेरे पास स्टोकास्टिक मैट्रिक्स गिवन हो और कोई इनिशियल कंडीशन गिवन हो, लेट्स सपोज यहाँ पे एक्स नॉट गिवन थी, एक्स नॉट लेके अगर मैं चलूँ तो ये जो वैल्यूज आएंगी x1, x2, x3, ये अगर आप देखेंगे ना तो ये किसी एक पॉइंट को कन्वर्ज कर रही होती हैं। तो मैंने कुछ वैल्यूज अगर मैं यहाँ पे इसकी लिख लूँ तो x2 मेरे पास आ रही थी ये वाली, ये मेरे पास आ रहा था x2 और x1 मेरे पास पहले से थी
अच्छा, अगर मैं सारी वैल्यूज एक साथ ही लिख लूँ, यहाँ से मैं लिख लेता हूँ। अच्छा, ये मेरे पास x1 थी, x0 ये ऊपर था, x0 यहाँ पे था, और x1 यहाँ पे हो गई, x1 यहाँ पे आ गई थी, और x2 यहाँ पे, तो x2 आ रही है 0.398, 0.302, 0.3, और x2 थी, x3 जो मैंने कैलकुलेट की है वो आ रही है, अगर आप इसी तरह x2 पुट करके x3 निकालेंगे तो वो आ रही है 0.4002 और 0.2993 और 0.3 यहाँ पे आ रही है, तो ये x3 हो गई। इसी तरह का फर्दर में जाऊँ, एक पॉइंट और निकाल लूँ, तो x4 मैंने कैलकुलेट, ये आप वेरीफाई भी कर सकते हैं दोबारा कैलकुलेट करके, तो x4 आ रहा है 0.39998 और 0.3002, 0.3। एक आपको पैटर्न नज़र आ रहा है कि अगर गुड की जो गुड वाली है वो देखेंगे तो शुरू में क्या थी, 0 थी, 0 के बाद 0.42 आ गई, 0.42 आने के बाद 0.42 आने के बाद 0.398 आ गई, फिर 0.400 आ गई, और इसके बाद 0.39998, तो ये किसी एक पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है, मतलब उसी के आगे पीछे हो रही। तो अगर ये x4 तक हम चलाएंगे, अगर x15 x20 अगर बहुत आगे तक जाएंगे तो कोई एक पॉइंट आएगा जो रिपीट होना शुरू हो जाएगा, और इसी तरह x जो इंडिफरेंट वाली है वो भी एक पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है। अगर मैं यहाँ पे गेस करके वो लिख लूँ तो आप लोग भी गेस कर सकते हैं, ऊपर वाला तो 40 को 0.40 को कन्वर्ज कर रहा है, और नीचे वाला 0.30 को, और सबसे नीचे वाला वो तो चेंज ही नहीं हो रहा है 0.3, तो इन पॉइंट्स को कन्वर्ज कर रहा है, मतलब मैं इनफाइनाइट पे चले जाऊँ तो इसी पॉइंट पे ही कन्वर्ज कर लेगी। तो अगर अच्छा, ये तो अगर जब भी इस तरह का मतलब कन्वर्जेंस को निकालनी हो तो इस तरह 1 by 1 मल्टीप्लाई करना, तो मतलब बहुत वो हो जाएगा। तो इसके लिए एक अलग मेथड है एसटीडी, अच्छा इसको कहते हैं एसटीडी स्टेट, ये जो मैंने लिखी हुई यहाँ पे एसटीडी स्टेट होती है, तो इसको निकालने का भी एक अलग मेथड होता है, तो यहीं से हम ड्राइव कर सकते हैं। हमें तो यही चीज़ पता है कि कन्वर्ज हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं एक ऐसी, अगर मैं लेट सपोज ये कहीं आगे चल के एक्स लेट सपोज 15 में फर्जी कह रहा हूँ, 15 पे आके जो यहाँ पे पी था, अच्छा x15, और यहाँ पे x15, यहाँ पे x14, ये सेम ही आ रहा था, इसलिए यहाँ पे x15 और 14 सेम आ रहे थे, और सेम जब आ रहे हैं या फिर आगे भी करोगे तो सेम अगर आ रहे हैं, तो मतलब अगर इसको मैं लिख लूँ x इक्वल टू पी एक्स, क्योंकि ये दोनों सेम ही आ रहे हैं ना, तो ये हो गई। अगर इसको मैं मज़े सिंप्लीफाई कर लूँ तो पी एक्स इक्वल टू एक्स, अगर ये वाली चीज़ है तो यहाँ पे पी एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ, और यहाँ से p माइनस आई इंटू एक्स इक्वल टू 0। अभी ये आइगन वेक्टर वाली चीज़ हो गई जो आप पहले से इसके साथ डील करके आ चुके हैं कि ये आइगन वैल्यू, अच्छा यहाँ पे आइगन वेक्टर वाला क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे आइगन वैल्यू जो है वो क्या है, क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे लेमडा आई था, यहाँ पे लेमडा की वैल्यू 1 है, तो जब भी आपको स्टोकास्टिक मैट्रिक्स गिवन हो तो उसकी जो एक आइगन वैल्यू होगी वो हमेशा 1 ही होगी। एक के अलावा बहुत सारे मतलब जितनी वो हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, लेकिन एक हमेशा 1 ही आएगा। तो मतलब ये जो सिस्टम है यहाँ पे एक्स की नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आपको ज़रूर मिलेंगे। तो अभी हमें करना क्या है, एक्स की नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन यहाँ पे जैसे ही हम फाइंड कर लें तो वो वाली जो एक्स की वैल्यू होगी वो बेसिकली वही पॉइंट होनी चाहिए जो जिस पे कन्वर्ज हो रही है। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं एक्स, और ये वेरीफाई कर लेते हैं कि वाकई वही वही जो हमने प्रेडिक्ट की थी कि वही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ पे मुझे करना क्या है, यहाँ पे ये मुझे वेरीफाई करनी है कि पी एक्स इक्वल्स टू एक्स, तो यहाँ पे मेरे पास पी जो मैट्रिक्स है वो है 0.4, 0.3,
0.5, 0.3 और 0.3, 0.2, 0.4 और यहाँ पे 0.3, 0.3 और 0. और यहाँ पे x1, x2, x3, यहाँ पे भी x1, x2, x3. इसको सॉल्व हम कैसे करते थे? हम होमोजेनियस सिस्टम को लेके, ये जो मैट्रिक्स है इसका होमोजेनियस सिस्टम लेके इसको सॉल्व करते थे. तो इसका होमोजेनियस सिस्टम ये आएगा 0.4, 0.5, 0.3 और 0.3, 0.2, 0.4, 0.3 और 0.3 और 0.3 और यहाँ पे 0, 0, 0 होमोजेनियस सिस्टम में ले रहा हूँ. अच्छा, अभी इस मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर निकालोगे तो वो भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था किस तरह निकालते हैं. तो यहाँ पे एक दफ़ा और कर लेते हैं. अच्छा, तो अच्छा ये अच्छा सॉरी. अच्छा, यहाँ पे मुझे पता है करना क्या है. मुझे यहाँ पे माइनस करनी चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो यहाँ पे ये नहीं आएगा अभी. अच्छा, इसको सिर्फ दोबारा लिख लेता हूँ. माइनस आई. अच्छा, और यहाँ पे ऐसे p माइनस आई है तो i के जो डायगोनल एलिमेंट है 1 होती है. अगर यहाँ पे मैं डायरेक्टली 1 लिख लूँ और नेक्स्ट एलिमेंट इसका है 0.5 और यहाँ पे 0.3 है और यहाँ पे 0.2 माइनस 1 और यहाँ पे 0.4, यहाँ पे 0.3, यहाँ पे 0.3 माइनस 1. तो बेसिकली ये मेरे पास p माइनस आई हो गई. अभी इसके मुझे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन निकालने. तो यहाँ पे आ जाएगी 0.6, यहाँ पे 0.5, 0.3 और 0.3 यहाँ पे आ गया -0.8, यहाँ पे 0.4 और यहाँ पे 0.3, 0.3 -0.7. अच्छा, अभी इसको रिड्यूस इक्लोन फॉर्म में लेके आना है. तो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म में कैसे लेके आएंगे? वही प्रोसीजर होती है जो आप करके आ रहे हैं. अच्छा, यहाँ पे अगर मैं ये करूँ, ये ऑपरेशन लगा लूँ कि अच्छा यहाँ पे मैं दो ऑपरेशन साथ कर रहा हूँ तो आप सिंगल जाए कर लें. मैं क्योंकि ये स्टेप्स आपको पता है इसलिए मैं दो ऑपरेशन साथ लेके चल रहा हूँ कि आर जो 3 है उसमें मैं ऐड कर रहा हूँ R1 और उसके बाद R जो 3 है उसमें मैं ऐड कर रहा हूँ R2. तो -0.6. ये दो स्टेप है. वैसे आप लोग अगर करना चाहें तो दो स्टेप में करें, एक स्टेप में नहीं करनी चाहिए. लेकिन क्योंकि आपको प्रोसीजर तो पता है इसलिए मैं साथ ही कर रहा हूँ ताकि टाइम थोड़ा बच जाए. और यहाँ पे 0.5 है, यहाँ पे 0.3 है, यहाँ पे 0.3 -0.8, यहाँ पे 0.4. तो यहाँ पे देखें ऊपर वाले दोनों एलिमेंट अगर इन दोनों का सम यहाँ पे ऐड करोगे तो ये हो जाएगी 0. ये 0 हो जाएगी. इसी तरह 0.5 -0.8 -0.3 हो जाएगी प्लस 0.3 यहाँ पे 0 आ जाएगी. इसी तरह यहाँ पे भी 0 आ जाएगी. ये 0 आ गया. अब इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद एक काम करोगे कि अगर मैं यहाँ पे स्विच कर लूँ 0.3 को यहाँ पे. अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, दोनों रो को 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ ताकि पॉइंट से थोड़ी वो मिल जाए. पॉइंट्स ना हो, पॉइंट्स के बगैर काम करना आसान होता है. तो यहाँ पे -6 मैं दो स्टेप कर रहा हूँ, R12 कर रहा हूँ. लेकिन इससे पहले मैं अज्यूम करें कि दोनों को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया. तो आप लोग जब भी करें आप लोगों को इसको दो अलग स्टेप में करना है. पहले दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करना है, इसके बाद फिर इंटरचेंज करनी है. तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर रहा हूँ. तो यहाँ पे आ जाएगी 3,
यहाँ पे -8, यहाँ पे 3 और अच्छा यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6, यहाँ -6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, 0 0 0। अच्छा इसके बाद क्या करोगे, R2 में R2 प्लस 2 टाइम्स R1 करोगे, 3 -8 4, यहाँ पे हो जाएगी 0, 2 मल्टीप्लाई करके यहाँ पे -11 आ जाएगी, यहाँ पे एक मिनट, हाँ सही है, 2 मल्टीप्लाई करके यहाँ पे करें तो यहाँ पे 11 आ जाएगी, 0 0 0। ये बाद R2 को -1 और 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगी 3 -8 4 0 1 -1 0 0 0। यहाँ पे क्या क्या, R2 इक्वल्स टू -1 और 11, R2 कर ली मैंने, तो ये आ गया। इसके बाद 1 के ऊपर जो -8 है उसको 0 करनी है, यहाँ पे 3, अच्छा यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, R1 इक्वल टू R1 प्लस 8 टाइम्स R2, यहाँ पे 3 आ जाएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगी, 4 -8 ये -4 हो जाएगी, यहाँ पे 0 1 -1 0 0। अच्छा यहाँ पे अब सोल्यूशन में लिख सकता हूँ, 3x1 की वैल्यू हो जाएगी 4x3 और जो x2 की वैल्यू है वो हो जाएगी x3 और जो x3 है वो मेरा फ्री वेरिएबल है x3 हो गई। सही है, तो इससे मुझे x1 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 4/3 x3 और ये दोनों सेम यही है, x2 इक्वल टू x3, x3 इक्वल टू x3। मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक आइगन वेक्टर निकालना है, तो ये हो जाएगी x3 टाइम्स 4/3 1 1, क्योंकि ये जो आइगन वेक्टर ये प्रोबेबिलिटी वेक्टर होनी चाहिए, मतलब x3 की मुझे ऐसी वैल्यू लेनी है ताकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ जाए और उनका सम क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो अगर मैं x3 को ले लूँ, अगर पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये 3 हो जाएगी, फिर इसको इनके सम से डिवाइड कर लूँ तो इनका सम हो जाएगा 3/10। हाँ तो x3 को ले लो 3/10, तो जब x3 को 3/10 ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी 0.4, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 0.3 आ जाएगी, यहाँ पे 0.3 आ जाएगी, तो इनका सम 1 आ रहा है, तो ये होगी प्रोबेबिलिटी। तो ये मेरे पास आ गया x, मतलब x थी नहीं, जो x थी मैंने जो वेक्टर शुरू में लिया था x हो गई। अच्छा मैंने कहा था कि ये स्टेडी स्टेट वैल्यूज होती हैं, मतलब जो कन्वर्ज कर रही होती हैं वो लॉन्ग रन में जो कन्वर्ज कर रही होती हैं वो ये वाली वैल्यूज होती हैं। अभी आपने कंफर्म भी कर रहे थे, कर सकते हैं कि ऊपर जो वैल्यूज कन्वर्ज कर रही होती हैं, जो पहली वाली थी वो 0.4 को कन्वर्ज कर रही थी और इसके बाद जो नीचे दो थे 0.3 को, तो यहाँ से डायरेक्टली ये तीनों आ गए, तो ये स्टेडी स्टेट सोल्यूशन हो गया। तो ये मार्कऑफ चेन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स, एक प्रॉब्लम था और इसमें स्टेडी स्टेट भी आप लोगों को बता दिया। और स्टडी ये मार्कऑफ चेन, तो इसमें मुझे जो डिफरेंट जो लग रहे थे मुझे यही लग रहे थे, आप लोग भी देख लें, अगर कुछ और हो गए जो मैंने मिस की हुई हूँ या फिर आप लोगों को समझ नहीं आया हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये डिस्कस करूँगा डायगोनलाइजेशन। तो डायगोनलाइजेशन क्या होती है कि कोई भी एक मैट्रिक्स उसको मैं डायगोनलाइज तभी कहूँगा जब वो किसी डायगोनल मैट्रिक्स से सिमिलर हो। और इसकी दूसरी एक थ्योरम यह है कि एक मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल तब होगा अगर कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स है, डायगोनलाइज तब होगा जब उसके n आइगन वेक्टर्स होंगे। और इसकी एक डायगोनलाइज पर फिर कैसे करते हैं, इसकी एक इक्वेशन है, यहाँ पे अगर लिख लो, चलो डाय, अच्छा एक प्रॉपर्टी है,
मतलब प्रॉपर्टी ने डायगोनलाइज कैसे करते हैं? एक मैट्रिक्स ए है जिसको डायगोनलाइज करना है, P इक्वल टू पी डी, ये सेटिस्फाई होती है, और यहाँ पे ए इक्वल टू पी डी इनवर्स, तो ये डायगोनलाइज मैट्रिक्स हो गया। तो यहाँ पे पी डी ये क्या होता है, ये कैसे करते हैं, ये डिस्कस करेंगे साथ। अच्छा, तो मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ। पहले मैं ये चेक करता हूँ कि मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है या नहीं। अगर ए तो फिर उनके आइगन वेक्टर्स क्या होंगे, और उसको फिर डायगोनलाइज कैसे करेंगे, तो देखते हैं। सबसे पहले एक मैट्रिक्स में लिख लेता हूँ। मैट्रिक्स में लिख लेता हूँ, मैट्रिक्स ए मैंने ले ली। ए मैट्रिक्स में सपोज कर रहा हूँ मेरे पास है 2 -2 -2 -3, सॉरी यहाँ पे 3 -3 -2 2 -2 -2। ये मैंने मैट्रिक्स ले लिया, और मैं पहले ये चेक करूँगा क्या है मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है या नहीं। अगर ए तो फिर इसको डायगोनलाइज कैसे करेंगे, तो डायगोनलाइजेबल के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो इसके आइगन वेक्टर्स आइगन वैल्यूज़ निकालेंगे। तो आइगन वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं वो भी मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस किया था। उसके लिए क्या करते हैं, ये ए माइनस जो हाँ, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए ए माइनस लेमडा आई, ये डिटर्मिनेंट है, इसको 0 की इक्वल करके लेमडा की वैल्यू सिंपली निकाल लेंगे। सही। अच्छा, तो यहाँ से लेमडा की वैल्यूज़ मिल जाएंगी हमें। तो वह मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में बताया था कैसे निकालते हैं, तो आप वो वहाँ से देखे वो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ और बताने वाला हूँ ताकि टाइम ख़त्म ना हो जाए। तो वो वैल्यूज़ ऑलरेडी मेरे पास हैं, तो वैल्यूज़ मेरे पास आ रही हैं जो हैं लेमडा इक्वल्स टू 0 -1 और 2 -2, ये 3 मेरे पास आइगन वैल्यूज़ आ रही है। अच्छा, और हर आइगन वैल्यूज़ के कोरिस्पॉन्डिंग कोई आइगन वेक्टर भी आएगी। आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं वो भी मैंने पहले बताया हुआ है। तो उसके लिए क्या करते थे, उसके लिए ये करते थे कि ए माइनस लेमडा की वैल्यू 0 पुट करते थे, यहाँ पे आई इंटू एक्स इक्वल टू 0, इसको सोल्व करते थे। तो बेसिकली यहाँ पे ये लेमडा को सोल्व करते थे। तो लेमडा की वैल्यू जब 0 पुट करूँगा तो एक्स, इस होमोजेनियस सिस्टम को सोल्व करूँगा तो उसके करस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर आएगा। तो वो आइगन वेक्टर वो अभी मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले से बताया हुआ पूरी प्रोसीजर पर बहुत टाइम लगेगा। तो आप वो लास्ट ट्यूटोरियल में देख के कर सकते हैं कैसे निकालते हैं। तो वो मैंने निकाली हुई है। तो मेरी आइगन वैल्यू सॉरी आइगन वेक्टर, लेट्स सपोज इसको v1 का नाम दे दूँ, तो वो मेरे पास आ रही है 1 1 0। या वेरीफाई भी कर सकते हैं, ये इस वाली सिस्टम को सेटिस्फाई भी करेगा। अच्छा, ये मेरे पास एक आइगन वेक्टर आ गया, एक आइगन वैल्यू की कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर थी। और उसके बाद दूसरी वेक्टर निकालेंगे। तो दूसरी के लिए क्या करते थे हम, ए माइनस लेमडा की वैल्यू अब क्या है -1 है, तो माइनस माइनस प्लस आई एक्स, इस सिस्टम को सोल्व कर देते हैं। तो इस सिस्टम को सोल्व करने के बाद जो एक आइगन वेक्टर हमें मिलेगा, इसमें v2 का नाम दे दूं, तो वो आइगन वेक्टर आ रहा है 2 1 2। ये भी आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर किसी को कैलकुलेशन में मसला हो रहा हो या फिर नहीं आ रहा हो ये वैल्यूज़, तो फिर बता दें मुझे।
तो तीसरी आइगन वेक्टर कैसे आएगी लेमडा की तीसरी वैल्यू को यूज़ करने के बाद। अच्छा कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब, अच्छा सॉरी वो बाद में बताऊंगा, पहले ये कर लो। -2 है तो ए -2 लेमडा, तो यहाँ पे +2i इक्वल्स टू 0। तो जब इसको सोल्व करेंगे इसके कोरिस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर आ रही है, वो आ रही है 1 1 1। तो ये वेक्टर आ रही है। अच्छा ये 3 आइगन वेक्टर आ गए। अच्छा यहाँ पे ए डायगोनलाइजेबल ए या नहीं, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं ए का जो आर्डर था वो कौन सी आर्डर का था, ए का आर्डर था n क्रॉस n। और यहाँ पे आइगन वेक्टर्स कितने आ रहे हैं, मतलब सॉरी यहाँ पे n क्रॉस n जनरली मैंने लिख ली 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स था। और यहाँ पे जो वेक्टर्स आ रहे हैं आइगन वेक्टर, वो 3 ही आइगन वेक्टर आ रहे हैं, 3 ही आइगन वेक्टर आ रहे हैं। तो मतलब ए डायगोनलाइजेबल है। और यहाँ पे पी और डी जो मैंने ऊपर क्या लिखा हुआ था वो क्या होंगे, तो बेसिकली ये जो पी होती है, जो पी होती है, पी एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर जो कॉलम्स होंगे और बेसिकली आइगन वेक्टर्स हो जाएंगे v1 v2 v3। और जो डी मैट्रिक्स है वो एक मैट्रिक्स होगा जिसके जो डायगोनल के एलिमेंट होंगे और डायगन आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए होंगे 0 0, बाकी सारे 0, लेमडा 2 0 0 लेमडा 3। तो फाइनली ए की डायगोनलाइजेशन कौन सी हो गई, जो मैंने लिखी थी ए इक्वल्स टू पी डी पी इनवर्स। तो ए को मैं लिख सकता हूँ एक मैट्रिक्स है, और वो वाली मैट्रिक्स कौन सी होगी, पी होगी। पी के अंदर वेक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 1 0 2 1 2 1 1 1। 1 1 0 2 1 2 1 1 1 एक मैट्रिक्स हो गया। और ये इनवर्टिबल मैट्रिक्स होगी, सही है। यहाँ पे डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर मेरे पास आ रहे हैं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और यहाँ पे डी हो जाएगा, तो डी की आइगन वैल्यू 0 आ रही थी, डायगोनल मैट्रिक्स है 0 0 0, यहाँ पे -1 0 0, यहाँ पे -2, यहाँ पे 0 है। और इसके बाद यहाँ साइड पे क्या आ जाएगा, पी का इन्वर्स आ जाएगा। तो पी का इन्वर्स कैसे निकालते हैं वो अभी सर ने बताया था, और ट्यूटोरियल भी उससे रिलेटेड मैंने किया हुआ है। उसके 2 मेथड होते हैं, या तो एडजॉइंट मेथड से कर सकते हो या पे ऑपरेशंस करके कर सकते हो। तो ये वाली जो चीज़ आ गई ये बेसिकली एक ही डायगोनलाइजेशन हो गई। तो एक को इस तरह डायगोनलाइज करते हैं। अच्छा इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा यह है कि इसकी बहुत ही यूज़फुल एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन है वहाँ पे यूज़ होती है। वो ये है कि जब भी आपको किसी कोई मैट्रिक्स गिवन हो, लेट सपोज यही अगर ए में ले लूँ और आपसे पूछा गया हो कि ए पावर 5 फाइंड करें, तो ये बहुत ही लेंथी हो जाएगा। 5 टाइम्स ए को खुद से मल्टीप्लाई करना, तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा। लेकिन डायगोनलाइजेशन में क्या है, अगर ए पावर 5 फाइंड करनी है तो किसके इक्वल होती है, पी, अच्छा तो होती है पी डी पावर 5 पी इनवर्स। और हमें पता है कि डी क्या है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डी पावर 5 का मतलब क्या है, हर एलिमेंट का स्क्वायर हो जाएगा, बाकी तो 0 से डायगोनल एलिमेंट का स्क्वायर हो जाएगा। तो डायगोनल एलिमेंट का पावर 5 ले लो और उसको पी और पी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, जो मैट्रिक्स आएगा वही ए पावर 5 ही हो जाएगी। अगर मैं इसको, तो मैं पूरा तो नहीं कर रहा, बस यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे तो p है, तो यहाँ पे d मेरे पास क्या हो जाएगी, 0 0 0 था 0, यहाँ पे 1 हो जाएगी, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 0 -2 पावर 5 -32, और यहाँ पे पी इनवर्स। तो पी और पी तो हमारे पास ऑलरेडी पी इनवर्स फाइंड कर लो, और इन तीन को जो मल्टीप्लाई करोगे तो ए पावर 5 ही आएगा।
तो आप इस तरह डायगोनलाइज करके कर सकते हो, और फिर पावर लेनी है तो ये वाली प्रॉपर्टी भी यूज़ करते हो। अमन जो पावर इस तरह कैलकुलेट करनी, लेट्स सपोज अगर a पावर 10 कैलकुलेट करनी है तो आपको तकरीबन ये जो p वाली मैट्रिक्स है आपको गिवन होगी, बस आपको उसका इन्वर्स निकालने के बाद ये वाली प्रोसेस करनी होगी। तो आज के लिए भी इतना काफ़ी रखते हैं, क्योंकि इसके बाद का जो टॉपिक है वो सर ने अभी तक सर ने इंट्रो दिया है तो आगे पढ़ाया नहीं है, तो इनर प्रोडक्ट वाली। तो सर जो स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट वीक में उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह फिर करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।